बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा है और ये इमरान खान साहब की एक अलामत के तौर पे थे, पोस्टर बॉय थे कि वो एहतसाब करेंगे पाकिस्तान में। शहजाद अकबर साहब के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये इस्तीफ़ा उनको क्यों देना पड़ा, वजूहात क्या हुई और क्या इमरान खान साहब ने उनसे ये इस्तीफ़ा लिया है, ये अहम सवालात हैं, या उन्होंने खुद दे दिया है। कुछ लोग ये तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में एक डील हो रही है और शहजाद अकबर साहब उस डील से खुश नहीं थे, लिहाजा उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात बिल्कुल एक खाम ख्याली है किसी की, अगर उनको लगता है कि डील करने वाले जो हैं वो शहजाद अकबर साहब के मरहून मिन्नत होंगे या वो डील को रोक सकते हैं या वो उसकी मुखालफत इस लेवल पे आके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। शहजाद अकबर साहब उन लोगों में से एक है जिनको इमरान खान साहब ने बहुत पहले चुन लिया था। जैसे ही इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए हैं तो इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद उन्होंने शहजाद अकबर साहब को अपने साथ शामिल किया था। गालिबन अगस्त 2018 में, सितंबर 2018 में एसेट रिकवरी यूनिट भी बन गया था, जिसमें दावा किया गया था कि वो बहुत सारा पैसा बाहर से रिकवर करके लाएंगे। शहजाद अकबर साहब ने यह भी कहा था कि स्विस बैंकों के अंदर पाकिस्तान का बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। पहले 200 अरब डॉलर कहा जाता रहा और ये आदादोशुमार PMLN भी देती रही है। वाकई पाकिस्तानियों का पैसा स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पड़ा हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तानी इतने ताकतवर हैं, वो सिर्फ सियासतदान नहीं है, वो बहुत ताकतवर हल्के भी उसके अंदर मौजूद हैं, बहुत 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 ताकतवर लोग। उनके पैसे भी वहाँ पे उन बैंकों में हैं, तो वो पैसा वापस लाना इतना आसान नहीं होगा किसी भी हुकूमत के लिए। एक सादा से निज़ाम के अंदर रहते हुए, एक ऐसे निज़ाम में जहाँ पे अदलिया में कोई तब्दीलियाँ ना हो, एक ऐसे निज़ाम में जहाँ पे FIA में कोई तब्दीलियाँ ना हो, नैब भी उसी तरह काम कर रहा हो, इदारे सारे के सारे वही हों, ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी वही हो, कानून शहादत भी वही हो, सिस्टम भी वही हो, तो उसके बीच में मुश्किल है कि इतनी बड़ी रिकवरी जो है वो बैरून मुल्क से करके पाकिस्तान में लाई जाए। बहरहाल शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा ये कुछ ऐसा नहीं है कि रूटीन का इस्तीफ़ा है। चंद दिन पहले ये खबर आई थी, समा ने ये खबर दी थी और खबर दी गई थी कि इमरान खान साहब ने नापसंदीदगी का इजहार किया है शहजाद अकबर साहब की कारकर्दगी पे। और उसके बाद खबर के अंदर ये शामिल था कि एक दो और लोग ऐसे हैं जिनका इमरान खान साहब ने इंटरव्यू ले लिया है और वो लोग आने वाले वक्त में उनमें से कोई एक जो है वो मुशीर एहतसाब हो सकता है इमरान खान साहब का। तो शहजाद अकबर साहब का इस पर कोई जवाब नहीं आया था। मैंने राब्ता करने की कोशिश की थी, तब भी राब्ता नहीं हुआ, आज भी राब्ता नहीं हुआ और ये कुछ राब्ते से डिस्कनेक्ट हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब ने बतौर तर्जुमान वफाकी हुकूमत, इमरान खान साहब के तर्जुमान के तौर पे, उन्होंने आकर इसकी तरदीद कर दी थी और उन्होंने कहा था आज तो मुलाकात हुई है शहजाद अकबर साहब की इमरान खान साहब से। तो उनकी वो तरदीद गलत साबित हुई। उनको हकायक उस वक्त पता थे, लेकिन उन्होंने मीडिया की खबर को गलत करार दिया, जो कि गलत था, और वो खबर दुरुस्त साबित हुई और शहजाद अकबर साहब का रिज़ाइन आ गया है। अगर तो शहजाद अकबर साहब का ये रिज़ाइन इस वजह से है जो अब बता रहे हैं शहबाज गिल साहब कि जनाब वो अपनी वकालत की तरफ तवज्जो देंगे या बाकी इस तरह के काम करेंगे, तो उनका रिज़ाइन आ गया, वज़ीर आज़म ने कबूल तो कर लिया, उनका रिज़ाइन मंजूर हो गया, इस्तीफ़ा। अगर तो शहजाद अकबर साहब खुद इस्तीफ़ा दे रहे होते और इमरान खान साहब की मर्जी ना होती इस इस्तीफ़े के अंदर, तो इमरान खान साहब इस इस्तीफ़े को कभी मंजूर ना करते। जैसा कि आपको आसिम बाजवा साहब का जो केस था उसमें याद है, इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया था और भी दीगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इस्तीफ़ा दिया जाता है लेकिन मंजूर नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। यानी इमरान खान साहब खुद चाहते थे कि शहजाद अकबर साहब इस्तीफ़ा दें, और अगर वो शहजाद अकबर साहब की कारकर्दगी से इमरान खान साहब मुतमईन होते और यहाँ पे एक हमांगी होती, तो शहजाद अकबर साहब ये इस्तीफ़ा देने से पहले कम से कम अपनी कारकर्दगी के ऊपर एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि उन्होंने क्या क्या कारनामे पाकिस्तान में किए हैं। उन्होंने कितनी करप्शन ढूंढी, कितने एसेट्स का पता लगाया, कितना पैसा बरामद किया और कितना पैसा कौमी खजाने में जमा करवाया, और ख़ुद वो या उनका जो एसेट रिकवरी यूनिट है वो कितने रुपयों में पाकिस्तानी कौम को पड़ा। ये सारी चीज़ें वो ज़रूर बताना पसंद करते अगर ये सारी जो आज की एपिसोड है ये अफाम व तफहीम के साथ हुई होती। तो चीज़ें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि इमरान खान साहब वाकई में समा की खबर के मुताबिक शहजाद अकबर साहब की कारकर्दगी के एक मखसूस हिस्से से खुश नहीं थे। शहजाद अकबर साहब ने ज़्यादातर जो टारगेट किया वो शहबाज शरीफ साहब को किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा।
अच्छा, ये वो केस है जो सबसे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर केस है। पाकिस्तान की सियासतदानों की तारीख के जितने केसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो क्रिस्टल क्लियर केस है वो शहबाज शरीफ साहब का है। हुकूमत ने आज भी इस पर एक मुतालबा किया। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के पीछे पड़ी क्यों है। ये बिला वजह नहीं जोर लगा रहे। फवाद चौधरी साहब भी यही बात कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब चंद दिन पहले यही बात कर रहे थे कि 2022 वो साल है जिसमें शहबाज शरीफ साहब अंदर जाएंगे। इमरान खान साहब भी ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं वो सारे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को इस वक्त पकड़ लो या उनका जो केस है वो डे टू डे सुना जाए। अब आज का जो फवाद चौधरी साहब का शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे के बाद का मुतालबा है वो भी सुन लें आप कि शहबाज शरीफ के केस की बराह रास्त समाअत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के केस की बराह रास्त समाअत होनी चाहिए। लोगों को केस की तफसीलात मालूम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान की कंपनी के चपड़ासी मलक मकसूद के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकले। मुश्ताक चीनी वाला और बहुत सारे उन्होंने नाम लिए। उन्होंने कहा जी कि इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं फ्लैट ही उनके नहीं है। अदालतों को बिला खौफ व खतर इन केसेस के फैसले करने चाहिए। शरीफ फैमिली ने पहले सज्जाद अली शाह के खिलाफ साजिश की थी। ये खानदान 2 मोटूस पर काम करता है, खरीद लो या डराओ। राना शमीम का बयान, फिर वो सारी चीज़ें इसके अंदर उन्होंने कह दी। और अब वो फवाद चौधरी साहब का जो मुतालबा है बेसिकली वो उनका ये था कि शहबाज शरीफ साहब का जो केस है उसको तेज़ी से सुना जाए। ये पहले भी कहते रहे कि डे टू डे हेयरिंग की जाए इस केस की और अदालतें इसके अंदर जल्द अज जल्द इस केस को निपटाएं और हकायक अवाम के सामने लाए जाएं। ये क्यों कहते हैं बार बार? देखें, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पल्ले सिंध के अलावा कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर सीटें जीत सकती है दोबारा, शायद जितनी पहले जीती है उससे कम हो जाए, क्योंकि उनकी भी सिंध में हुकूमत रही है तो जिसकी हुकूमत होती है उसकी मकबूलियत कम होती है। जैसे कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी तो मकबूलियत कम हुई। केपी में पीटीआई की 2 दफ़ा हुकूमत रही, उनकी मकबूलियत कम हुई। वफाक में पीटीआई की हुकूमत है, उनकी मकबूलियत कम हुई। जब पहले पीएमएलएन की हुकूमत थी तो हुकूमत में मकबूलियत कम होती है, तो पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कोई बड़ी नहीं है। सिंध में जैसी गवर्नेंस उन्होंने की है उसकी वजह से उनकी मकबूलियत कम हुई है। तो पीपल्स पार्टी को यह पता है कि सिंध में, और सब जानते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन अगले इंतखाबात में वो या तो ऐसे ही जीत जाएंगे या इससे कुछ कम हो जाएंगे। वो कोई बड़ा नहीं होने वाले। हाँ, पंजाब में कुछ जगह उनका दाव लग सकता है लेकिन कुछ मेजर डेंट या कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में खरामा पीपल्स पार्टी नजर ही कहीं नहीं आती। इत्तेहाद करके कहीं ना कहीं कुछ सीट निकला है तो निकला है। बलूचिस्तान में वो इत्तेहादियों के साथ मिलके वहां भी कुछ नहीं है। तो पीपल्स पार्टी से खतरा कोई नहीं है। खतरा सारा का सारा पीएमएलएन से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और पीएमएलएन के इलेक्शन जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि शरीफ खानदान के 3 में से एक आदमी अहल भी हो और इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से उतरे भी। अब ये 3 लोग कौन है? एक, नवाज शरीफ की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अगर अहल हों, इलेक्शन के अंदर उतरे, पूरा जोर लगाएं और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हों तो पीएमएलएन पूरी मिलकर जोर लगाएगी। सारे धड़े इकट्ठे हो जाएंगे और वो कामयाब हो सकते हैं। दूसरी पर्सनैलिटी मरियम नवाज हैं और उनके बारे में भी अभी तक ना है साफ कि मरियम नवाज साहबा के लिए गुंजाइश कोई नहीं है। मुक्तदर हल्के भी उनको पसंद नहीं करते। दूसरा, उन्होंने अपने लिए बहुत सारे दरवाजे खुद बंद किए हैं। तीसरा, मरियम नवाज साहबा की जो नाअहली है और जो उनका केस है वो भी ऐसा है कि वो इलेक्शन अभी नहीं लड़ सकती। तीसरी पर्सनैलिटी रह जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, जो अभी तक इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। अब पीटीआई की पूरी कोशिश है कि कुछ भी करके शहबाज शरीफ साहब को अदालत से सजा हो जाए। अगर उनको अदालत से सजा हो गई शहबाज शरीफ साहब को और वो नाअहल हो गए, क्योंकि सजा होने की सूरत में इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो जाएंगे, और अगर शहबाज शरीफ साहब भी इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो गए तो फिर पीएमएलएन में धड़े बन जाएंगे, क्योंकि वहां वजारत उज़्मा के लिए 4 से 5 उम्मीदवार पैदा हो जाएंगे। देखें, जब पिछली मरतबा ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद थे, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बना के नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अक्लमंदी से अपनी पार्टी को मुत्तहिद कर दिया था और उस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट बनी हुई थी। लेकिन जब यह पता चल जाएगा कि इस खानदान का कोई आदमी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं है तो 4 से 5 उम्मीदवार पैदा हो जाएंगे जो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहेंगे। उस सूरत हाल में पार्टी को मुत्तहिद रखना और एक साथ इलेक्शन लड़वाना
ये एक मुश्किल एक्टिविटी होगी और वर्कर्स का इंटरेस्ट भी वैसा नहीं होगा। तो पीटीआई की पूरी कोशिश है कि कुछ भी करके शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त नाअहल करवा दिया जाए, या शहबाज शरीफ साहब कुछ भी करके इस वक्त उनको सजा हो जाए। और केस उनका बड़ा सादा और सीधा है। अगर तो ये केस रोजाना की बुनियादों पर लगे तो वाकई शहबाज शरीफ साहब को सजा हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे केसेस लटकते हैं, लंबे लटकते हैं। यानी मैं आपको बता देता हूं, उस्मान बुज़दार का केस लटक रहा है, बहुत लंबा लटक रहा है। और पीटीआई के अंदर बेशुमार लोग हैं। जहांगीर तरीन साहब का केस वो भी लंबा लटक रहा है। आपका जो रिंग रोड का केस है वो भी लंबा लटक रहा है। तो बेशुमार केसेस ऐसे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके केसेस भी लंबे लटक रहे हैं। तो इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी अपना केस लंबा लटकाना चाहते हैं, जैसे जरदारी साहब का भी लटक रहा है, बाकी लोगों का केस लंबा लंबा जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनका केस भी लटकता जाए और हालात वहां पहुंच जाए जहां से इलेक्शन शुरू होते हैं। और अगर ये सब कुछ हो जाता है, या शहबाज शरीफ साहब कुछ भी करके अगले चंद महीनों तक, या चंद महीने अपना कहें 1 साल, आप समझ लें कि अगले 1 साल तक अगर शहबाज शरीफ साहब नाअहली से बच जाते हैं और अपने खिलाफ अदालती फैसला नहीं होने देते, कुछ भी करके किसी भी तरह मैनेज करके, तो ये शहबाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी होगी। क्योंकि फिर वो पीएमएल-एन के अंदर से वजारत उज़्मा की एक ऑप्शन के तौर पे सामने आकर खड़े हो जाएंगे और फिर पीटीआई को रियल टफ टाइम मिलेगा। इसका हम लिटमस टेस्ट कर देते हैं ना। लिटमस टेस्ट कहते हैं, एक लिटमस पेपर होता है, उसको आप डालते हैं, अगर तेजाब में डालते हैं उसका रंग रेड हो जाता है गालिबन, असास में डालते हैं तो उसका रंग ब्लू हो जाता है। तो वो आपको बताता है लिटमस टेस्ट कि ये इसके अंदर ये तेजाबियत है या असासियत है। तो इसी तरह सियासत के अंदर भी लिटमस टेस्ट होता है। उस्मान बुज़दार साहब ने और केपी गवर्नमेंट ने जिस तरीके की गवर्नेंस की है, आपने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गढ़ वाले इलाके थे जहां वो काफ़ी मजबूत थी, हालांकि वो अब क्लेम कर रहे हैं कि ये फजलुर रहमान के इलाके थे, लेकिन नहीं, फजलुर रहमान यहां से बहुत बुरी तरह पहले हार चुके हैं। वहां से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हारते हुए देखा है अभी चंद दिन पहले, और चंद दिन के बाद दोबारा इंतखाबात आने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के। वहां पे भी जो मेरी मुकामी मीडिया नुमाइंदों से बात हुई है वो कह रहे हैं जी पीटीआई के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पीटीआई विजिलेंट हुई है, उन्होंने अपने उम्मीदवार बेहतर किए हैं, कुछ चीज़ों पे उन्होंने तवज्जो दी है और उन्होंने कंपेन अपनी ज़्यादा बेहतर की है। लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, उन्हें बड़ा संभल के ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। पंजाब में 15 मई तक की तारीख दी जा रही है कि यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अब 15 मई को अगर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो इस वक्त जो सिचुएशन है पंजाब के अंदर, मैंने अपना ज़ाती हमने सर्वे करवाया है, मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ तहसीलों से लोगों से रब्ता करके हमने पूछा है, अगर इस वक्त इंतखाबात होते हैं पंजाब में बल्दियाती, तो उसके अंदर पीटीआई के जीतने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होगा कि वो इस इलेक्शन में अपने आप को कायम रख सकें बतौर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि यहां बहुत सारा वोट तहरीक लब्बैक के लोग ले जाएंगे। और पहले नंबर पे इस वक्त जिसका टिकट सबसे महंगा है, महंगा टिकट का मतलब ये नहीं है कि सेल लगी हुई है बाहर, महंगा टिकट का मतलब ये है कि जिसके टिकट के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और वो चाहते हैं कि वो टिकट हमें मिल जाए, तो बड़े शहरों के अंदर पीएमएल-एन का टिकट लोग इस वक्त लेना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट उतना अहम नहीं है जितना 2018 के इंतखाबात में अहम था। ये मैं आपको बल्दियाती इंतखाबात के हक़ाइक़ बता रहा हूं। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बिला वजह ये कहूं कि पीटीआई जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म, नहीं, यहां पे बिल्कुल नहीं। मई के अंदर अगर ये बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनकी काविशों और जो तब्दीली जिसका वादा करके आए थे ये लोग, उस तब्दीली का रंग देखते हुए और पब्लिक का मूड जो समझ आ रहा है और जिस तरह की महंगाई है बाहर और जिस तरह की गवर्नेंस हुई है, इस सूरत हाल में इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है कि बड़े शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत सकें और मेयर बन सकें। हाँ, छोटे इलाकों में, बाज़ तहसीलों में, विलेज काउंसिल्स में, कई जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीतेंगे। लेकिन पीएमएल-एन पहले नंबर की पार्टी अब तक की जितनी हमने कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक नजर आ रही है। उसकी कुछ बड़ी सॉलिड वजूहात हैं। यानी लैंड माफियाज कभी भी इतने तगड़े नहीं थे पंजाब में जितने अब हैं, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं। यानी शहबाज शरीफ साहब के दौर में बड़ी करप्शन थी, बहुत सारी दो नंबरी थी, उनके अपने साहबजादे जो हैं वो इस किस्म की सरगर्मियों में रहे, आज वो केस भी भुगत रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। लेकिन बैड गवर्नेंस, चीज़ों के ऊपर कंट्रोल ना होना
और काबिलियत ना होना चीज़ों को संभालने की और ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल कंट्रोल ना कर पाना, ये इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी खामी है। यानी ब्यूरोक्रेट्स जो है वो शुतर बेमहार है यहाँ पे पंजाब में। पुलिस हो जाए, लैंड माफियाज हो जाए, बाकी लोग हो जाए, कोई काबू नहीं आ रहा और कोई काम भी नहीं कर रहा। मैं एग्जैक्टली आपको वो पिक्चर बता रहा हूं जो ग्राउंड के ऊपर है। जो भी आम आदमी पंजाब में रहता है उससे आप पूछ लें कि पंजाब के इदारों के अंदर इस वक्त सूरत हाल उस्मान बुज़दार साहब के आने से बेहतर हुई है या करप्शन जूं की तूं है, तो वो आपको जवाब दे देंगे। तो सिंपल बात यह है कि शहजाद अकबर साहब से ये उम्मीद की जा रही थी कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो बहुत जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे और वो कई मरतबा इस बात का दावा भी कर चुके थे। हर 2 हफ्ते के बाद वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, क्योंकि पीटीआई के रस्ते की वाहिद एक रुकावट अगले इंतखाबात के लिए शहबाज शरीफ साहब है। मरियम नवाज साहब तो नाअहल है, इलेक्शन लड़ नहीं सकती। नवाज शरीफ साहब भी नाअहल है, इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो इलेक्शन कौन लड़ सकता है? वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो उनके रस्ते की सबसे बड़ी रुकावट दूर करने के लिए शहजाद अकबर साहब ने दावा किया हुआ था कि मेरे पास ऐसे केसेस और ऐसे शवाहिद हैं कि ये नहीं बच पाएंगे। वो केस तो वाकई बहुत तगड़े बने हुए हैं, लेकिन शहजाद अकबर साहब अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे थे और इसी की वजह से ये मामला शुरू होता है और फिर इख्तिताम होता है शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे से। देखना यह है कि इमरान खान साहब अब किसको लेकर आते हैं और वो कितना तगड़ा बंदा होता है जो आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये टारगेट अचीव करके देता है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब को टारगेट करना, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल मासूम है और उनको टारगेट किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस हैं उनको शवाहिद की बिना के ऊपर दुरुस्त साबित करना और अदालतों से उनको सजा दिलवाना, इसका मतलब यह है। और दूसरी, इसका एक और मतलब भी है कि अगर आप शहबाज शरीफ साहब के ऊपर सिर्फ सारा फोकस करेंगे तो बाकी केसेस के ऊपर फोकस कौन करेगा, यह सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा। यानी मैंने इस दौरे हुकूमत में बहुत सारे स्कैंडल्स के ऊपर बात की है, किसका क्या बना। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।